हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में वर्षा किस तरीके से होती है, अर्थात अलग अलग ऋतुओं में वर्षा होती किस तरीके से है। चाहे हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें, चाहे हम शरद ऋतु की बात करें, चाहे हम शीत ऋतु की बात करें और चाहे हम वर्षा ऋतु की बात करें, तो इन चारों ऋतुओं में भारत में वर्षा किस तरीके से होती है, किस मानसून से होती है, उसको समझने का हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं भारत में मानसून की प्रक्रिया को या क्रियाविधि को कि किस तरीके से भारत में मानसून आता है या भारत में वर्षा होती है। तो भारत में मानसून की क्रियाविधि या प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे ऋतुओं में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम शीत ऋतु का, फिर उसके बाद शीत ऋतु के बाद आती है आपकी कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु। तो इन ऋतुओं में किस तरीके से वर्षा होती है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा हमारे विश्व भूगोल में जब हम मानसून को पढ़ते हैं तो उसमें मैंने कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के मध्य सूर्य की स्थिति पढ़ाई हुई है। प्रीलिम्स के लेक्चर में आप जाकर डिटेल्स में देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से दिन और रात बड़े होते हैं, किस तरीके से मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। वो वाला टॉपिक आप डिटेल से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका शॉर्ट रूप आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ताकि ये टॉपिक आपको समझने में सहायता मिले या सरलता से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी हुई है जिसे कहा जाता है क्या, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा गुजरी है जिसे कहा जाता है क्या, कर्क रेखा। इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा गुजरी हुई है जिसे कहा जाता है मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं हैं। आपको यह भी पता होगा कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सीधी पड़ती हैं। अब बीच में अलग अलग डेट में सूर्य की सीधी किरणें कभी कर्क रेखा पर होती हैं तो कभी मकर रेखा पर होती हैं। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। यदि हम 21 जून की बात करें, कब की बात करें, 21 जून, तो 21 जून के समय कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं। क्लियर है। यदि हम विषुवत रेखा की बात करें तो यहां पर दो डेटें आती हैं, एक आता है आपका 21 मार्च और एक आता है आपका 23 सितंबर। क्या आता है, 23 सितंबर। उसके बाद यदि हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। ये महीने और डेट आपको याद रखनी है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सूर्य क्या होता है, मान लीजिए मार्च का महीना है, 21 मार्च। 21 मार्च में सूर्य कहां पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। मार्च के बाद जैसे ही मार्च आता है, और आपका भारत कहां पर, यह भी समझ लीजिए आप, आपका भारत है यहां पर, मतलब कर्क रेखा इसके 8 राज्यों से बीच से होकर गुजरती है। तो जब कर्क रेखा यहां पर गुजर रही है, भारत की स्थिति यह है, 21 मार्च को सूर्य कहां पर है, विषुवत रेखा पर है, अर्थात टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां पर होगा 21 मार्च को, विषुवत रेखा पर। मार्च के बाद 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, अर्थात उत्तर की ओर चलने लगता है। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तर की ओर बढ़ता है, तो टेम्परेचर उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। ITCZ उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है जहां पर व्यापारिक पवनें मिलती हैं, यह भी कम दबाव का क्षेत्र होता है और यह भी साथ साथ ऊपर उठने लगता है। 21 जून, मार्च के बाद क्या है, आपके भारत में गर्मी ऋतु चालू हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाती है। मार्च 3 महीने रहती है, मार्च, अप्रैल और मई। मई के बाद आता है जून। 21 जून को सूर्य की किरणें किस पर आ जाती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत हो जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु शांत होती है और जून में आपने देखा होगा 21 जून मतलब 1 जून से आपके यहां पर मानसून प्रवेश कर जाता है, वर्षा ऋतु चालू हो जाती है। 21 जून के बाद सूर्य फिर से कहां होने लगता है, दक्षिणायन होने लगता है। 23 सितंबर तक यहां पर आपका फिर से कहां पर आ जाता है, वह विषुवत रेखा पर आ जाता है। और यहां पर जैसे ही जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने क्या रहता है आपका, अगस्त तक रहता है, आपकी वर्षा ऋतु रहती है। अगस्त के बाद जो सितंबर और अक्टूबर का समय है, इसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। यहां पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है क्योंकि यहां पर वर्षा बंद हो जाती है। 23 सितंबर को सूर्य कहां पर आ जाता है, विषुवत रेखा पर आ जाता है। 23 सितंबर के बाद सूर्य नीचे की ओर जाने लगता है और 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर पहुंच जाता है, मकर रेखा पर पहुंच जाता है। अर्थात 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अर्थात 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, और इसके विपरीत कर्क रेखा पर दिन छोटे होने लगते हैं, रातें बड़ी होने लगती हैं। अर्थात यहां पर ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है और हमारे यहां पर शीत ऋतु चल रही होती है। ये आपको समझ में आया, टेम्परेचर का खेल समझ में आ गया। टेम्परेचर
प्रोपोर्शनल टू होता है 1/p, अर्थात जहां पर भी तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायु दाब कम होगा, और जहां पर वायु दाब कम होगा पवनें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती हैं, अर्थात उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, अर्थात पवनें अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने लगेंगी। क्लियर हुआ? चलिए, ऋतुएं मैंने बता दी आपको कि 21 जून को क्या होगा, 21 मार्च को क्या होगा, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को क्या होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम वर्षा को। सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या होगी? शीत ऋतु कब से चालू हो जाती है? दिसंबर से फरवरी हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया था अभी कि 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर होता है? मकर रेखा पर होता है। 22 दिसंबर के बाद आपने देखा होगा 23 दिसंबर के करीब आपके यहाँ बड़े दिनों की छुट्टी लग जाती है। स्कूलों में यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़े दिनों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। बड़े दिन की छुट्टी से मतलब क्या होता है कि अब सूर्य 22 दिसंबर के बाद उत्तरायण होना चालू हो जाएगा और उत्तर की ओर आएगा, अर्थात 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा, और 22 दिसंबर के बाद अब यहां पर दिन की जो अवधि है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी। क्लियर है? क्या होने लगेगी? बड़ी होने लगेगी। तो दिसंबर से फरवरी तक क्या चलती है? शीत ऋतु चलती है। दिसंबर से फरवरी तक सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है, अर्थात हमारे यहाँ तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एकदम नहीं बढ़ता। दिन की अवधि छोटी होती है, रात की अवधि बड़ी होती है, और हमारे यहाँ पे ठंड का मौसम होता है। भारत में उत्तरीय भाग, ध्यान रखना, भारत के उत्तरीय भाग में क्या होती है? वर्षा होती है शीत ऋतु में। कैसे होती है मैं समझा देता हूं। आपको पता है शीत ऋतु में जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में जो चक्रवात हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जन्म लेते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात गर्मी के समय जन्म नहीं लेते, शीत ऋतु में जन्म लेते हैं। और भूमध्य सागर कर्क रेखा के उत्तर में आता है, इसलिए वहां पर शीत ऋतु में क्या होते हैं? चक्रवात जन्म लेते हैं। जैसे ही वो चक्रवात जन्म लेते हैं तो चक्रवात में क्या होता है? समुद्र का जल ऊपर की ओर उठने लगता है घूमकर, और वहां से एक पवनें चलती हैं जिन्हें कहा जाता है पछुआ पवनें। जब आप पृथ्वी देखते हैं, यहां पर देखिए पृथ्वी देखते हैं तो यहां पर विषुवत रेखा, यहां पर कर्क रेखा, यहां पर मकर रेखा, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इस तरीके से जो पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है व्यापारिक पवनें। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। और इसके उत्तर में इस तरीके की जो पवनें चलती हैं जिन्हें कहा जाता है पछुआ पवनें। क्या कहा जाता है? पछुआ पवनें, या इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। तो ये पछुआ पवनें, और इन्हीं के उत्तर में, अर्थात जब आप वायुमंडल का अध्ययन करते हैं पृथ्वी में वायुमंडल, तो यहां पर क्षोभ मंडल है, ऊपर और चलते हैं क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, मध्य मंडल, इस तरीके से आता है। तो जो क्षोभ मंडल है तो इसकी उत्तरी सीमा पर एक पवनें चलती हैं जिन्हें कहा जाता है जेट स्ट्रीम, और इनकी जो गति होती है बहुत तीव्र होती है, अर्थात 150 से 300 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये पवनें चलती हैं। क्लियर है? तो यही पवनें क्या हैं? जेट स्ट्रीम जो होती हैं पछुआ पवनों का ही रूप होती हैं, अर्थात ये इसको यहां से कहां की ओर चलेंगे? पश्चिम से पूर्वी की ओर चलती हैं। कहां से कहां की ओर चल रही हैं? पश्चिम से पूर्वी की ओर चल रही हैं। तो जब ये पवनें पश्चिम से पूर्वी की ओर चलती हैं तो भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवात के जल को ये अपने साथ ले लेती हैं। शीत ऋतु में जब जेट स्ट्रीम भारत से टकराती है, हिमालय पर्वत से टकराती है, तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक हो जाती है तिब्बत की शाखा जो उत्तर की ओर निकल जाती है, और एक नीचे की ओर आती है जो बन जाती है हिमालय की दक्षिणी शाखा। जेट स्ट्रीम पवनें दो भागों में बट गई हैं। इनकी रफ्तार 150 से 350 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी सेकंड नहीं आवर है। इस रफ्तार से चलती हैं, भूमध्य सागर के जल को अपने साथ में लाती हैं, और जैसे ही यहां पर स्थित है हिमालय, हिमालय से टकराती हैं तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जैसे कि पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहां पर झमाझम बारिश कराती हैं। तो पूछा जाता है भारत में जो उत्तरी क्षेत्र है, जो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, यहां पर वर्षा किस ऋतु में होती है? तो यहां पर वर्षा होती है शीत ऋतु में। किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। क्यों होती है? तो भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातों के भारत में हिमालय से टकराने के कारण होती है। क्लियर हुआ? शीत ऋतु समझ में आई? शीत ऋतु में वर्षा क्यों हो रही है और किस तरीके से हो रही है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु महीना क्या हो जाएगा? मार्च से मई। मैंने आपको बताया था 21 मार्च को सूर्य कहां होता है? विषुवत रेखा पर होता है। लेकिन 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होने लगता है और 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। समझिएगा, 21 मार्च सूर्य कहां है? विषुवत रेखा पर है, और 21 जून तक उसे कहां पहुंचना है? मकर रेखा तक
पहुंचना है। हमारा भारत कहां पर है? हमारा भारत यहां पर है। क्लियर है? कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजर रही है। तो अब होता क्या है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है और संपूर्ण भारत में तापमान में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। क्योंकि जब दक्षिण में था तो हमारे यहां तापमान कम था, लेकिन अब जैसे ही 21 मार्च से उत्तर की ओर होगा तो भारत में क्या हो जाएगा? धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगेगा, और जैसे ही तापमान बढ़ने लगेगा तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। सूर्य के साथ साथ उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है, जिसे ITCZ कहा जाता है, यह भी ऊपर की ओर खिसकने लगता है, यह भी इसके साथ चलता है। और मैं बता दूं कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है वह व्यापारिक पवनों का मिलन स्थल है, और जहां पर भी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं, टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं, तो वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो जहां जहां ITCZ चलेगा वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, अर्थात वहां पर मानसूनी पवनें उसकी ओर आकर्षित होंगी। तो ये भी खिसकने लगता है, जिससे वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, अर्थात धीरे धीरे उत्तर भारत में क्या हो रहा है? निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगता है। अब क्या होता है? मानसून पूर्व वर्षा होने लगती है। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर उठता है, देखिए भारत ये है, अब यहां पर धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा? पहले तापमान क्या था? टेम्परेचर लो था, लेकिन अब धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। और यहां पर समुद्री क्षेत्र है, आपको पता है कि इसकी पूर्वी की ओर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की ओर अरब सागर है। जैसे ही यहां पर गर्म और ठंडी जलधारा, ठंडी पवनें आपस में टकराती हैं, तो यहां पर क्या होता है? एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है, जिसे कहा जाता है वाताग्र वाला क्षेत्र। और उस वाताग्र के कारण यहां पर चक्रवात उठने लगते हैं। क्या उठने लगते हैं? चक्रवात उठने लगते हैं। और यह चक्रवात होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और चक्रवातों के द्वारा भारत का जो पश्चिमी तट है यहां पर, पूर्वी तट है, यहां पर भारी वर्षा होने लगती है। और ये वर्षा होती है प्रचंड तूफानों के साथ, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ। ठीक है, बिजली चमकती है, बादल गड़गड़ाते हैं, बहुत तेज पवनें चलती हैं। ठीक है, प्रचंड तूफान आता है। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पर जब आम की फसल आ जाती है, आम पकने लगते हैं, इस बारिश के द्वारा ही आम पकते हैं। तो यहां पर होता क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़, आम के पेड़ भी उखड़ के फिक जाते हैं, क्योंकि इतनी प्रचंड तरीके से हवाएं चलती हैं। और ये हवाएं क्यों चलती हैं? क्योंकि यह संक्रमण क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, यह चक्रवात के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। इसे ये जो बारिश हो रही है गर्मी के ऋतु में, जिसे मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून पूर्व वर्षा, क्योंकि गर्मी ऋतु में ये बारिश होती है और इसके बाद ही मानसून आता है। तो जैसे ये गर्मी ऋतु में वर्षा होती है और इसके बाद कब मानसूनी वर्षा होने लगती है पता नहीं चलता, इसलिए जो गर्मी ऋतु में वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है। इसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि नार्वेस्टर नाम। नार्वेस्टर कहां पर? पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसे नार्वेस्टर कहा जाता है। यह जो वर्षा है चाय, जूट और चावल हेतु लाभदायक होती है। ध्यान रखना, चावल की फसल तीनों क्या बोलते हैं, रबी, जायद और खरीफ तीनों में होती है। ध्यान रखना है ना। तो चावल की अलग अलग वैरायटी होती हैं। यहां पर कब होगी? ये गर्मी के टाइम पर होती है। तो चावल की फसल के लिए लाभदायक होती है, जूट की फसल के लिए और चाय की फसल के लिए वर्षा बहुत अधिक लाभदायक होती है। काल वैशाखी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है, क्योंकि बैसाख का महीना होता है, गेहूं की फसल कटने को होती है। गेहूं की फसल जब कट रही होती, पक जाती है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन गर्मी के समय पे जैसी ये वर्षा होती है तो बैसाख की जो फसल होती है, गेहूं की फसल है, पश्चिम बंगाल में पूर्णतः उसे नष्ट कर देती है। इसीलिए इसे काल वैशाखी कहा जाता है, क्योंकि यह विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें होती हैं। इसका अर्थ बैसाख के महीने में आने वाले भयंकर तबाही है। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम कहां? कर्नाटक और केरल में जाना जाता है चेरी ब्लॉसम के नाम से। ध्यान रखना, ये नाम पूछे जाते हैं कि नार्वेस्टर, काल वैशाखी, चेरी ब्लॉसम, सीधे सीधे एक शब्द आपको लिखे आ जाएंगे, आपको इनके विषय में लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नार्वेस्टर, काल वैशाखी, चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा, ये किसके नाम है? ये नाम है मानसून पूर्व वर्षा की। ये कब हो रही है? तो ये गर्मी की ऋतु में हो रही है। क्यों हो रही है? तो चक्रवातों के द्वारा हो रही है। और चक्रवात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और संक्रमण का क्षेत्र बन रहा है। तो चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम क्या कर्नाटक व केरल में होती है और यह काफी के फूलों के लिए खिलने के लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। साथ ही साथ चेरी की फसल के लिए भी लाभदायक होती है। इसे आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम भारत में मुख्यतः जैसे कि केरल और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र होता है वहां पर, पश्चिम भारत में, केरल में और अरुणाचल प्रदेश में इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह आम की फसल को पकाने में
जल्दी पकाने में सहायक होती है। आपने देखा होगा आम, जब आम में फल लग जाते हैं और गर्मी के टाइम पे एक वर्षा होती है, तूफान के साथ होती है, उस वर्षा के साथ ही आम की फसल क्या होने लगती है, पकने लगती है। इसे चाय वर्षा भी कहा जाता है क्योंकि असम में चाय की खेती के लिए यह लाभदायक होती है। इसे ही बोडो चिल्ला भी कहा जाता है। असम में ही जो नार्वेस्टर का स्थानीय नाम क्या है, बोडो चिल्ला है। तो ध्यान रखना इतने सारे नाम हैं मानसून पूर्व वर्षा के। इसे आम्र वर्षा, चाय वर्षा, बोडो चिल्ला, नार्वेस्टर, कॉफी वर्षा, इन नामों से जाना जाता है। ये आपको चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए चक्रवात बन रहा है। चक्रवात बनने से ये जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर वर्षा हो रही है। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में काल वैसाखी, यहीं पर नार्वेस्टर, असम वाले क्षेत्र में चाय वर्षा कहा जाता है। यदि पूर्वी वाले क्षेत्र, पश्चिम वाले क्षेत्र की बात करें तो आम्र वर्षा और चैली ब्रासम के नाम से इसे जाना जाता है। बात करते हैं वर्षा ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को, कि वर्षा ऋतु में आखिर कैसे वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु भारत में जून से सितंबर माह के मध्य रहती है। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारत में कर्क रेखा है, यहां से गुजरी हुई है। अब धीरे धीरे जो सूर्य है उत्तरायण होने लगता है और 21 जून को सूर्य कहां आ जाता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। जून से सितंबर है ना, अब कर्क रेखा पर पहुंच गया है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने। अब यहां से यह दक्षिण की ओर जाएगा। चूंकि यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, अर्थात यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जो ITCZ रेखा है, जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, जो कि निम्न दाब का क्षेत्र होता है, वो भी कर्क रेखा पर क्या हो जाता है, ITCZ स्थापित हो जाता है, वो भी कर्क रेखा पर स्थापित हो जाता है। इस कारण से भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जैसे ही यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जो इसके नीचे व्यापारिक पवनें चल रही होती हैं, जो कि विषुवत रेखा की ओर जा रही होती हैं, वह निम्न दाब का क्षेत्र भारत में होने के कारण भारत की ओर आकर्षित हो जाती हैं और इस तरीके से भारत में प्रवेश करने लगती हैं। क्योंकि भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है, यहां पर एक चोंच के टाइप में आपको दिखाई देती है, जिसे कन्याकुमारी कहा जाता है। यहां से जैसे ही ये टकराती है, 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि ये अरब सागर की शाखा 3 भागों में होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा 2 भागों में होती है। जैसे ये प्रवेश करती है 1 जून को, यहाँ पर जो तट है, मालाबार का तट, यहाँ पर भारी वर्षा कराती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कराती है। यह पहली शाखा होती है। इसके बाद ये वर्षा धीरे धीरे महीने में आगे बढ़ती जाती है। महाराष्ट्र के तट, मतलब जो भी पश्चिमी तट होती है, यहाँ पर बहुत वर्षा कराती है। इसके बाद यहाँ पर जाती है, यहाँ पर जो नर्मदा ताप्ती वाला क्षेत्र है, दूसरी शाखा यहाँ पर वर्षा कराती है। और तीसरी शाखा आपको पता है, भारत के उत्तर में अरावली पर्वत इस तरीके से स्थित है। और चूंकि मानसून भी इस तरीके से जा रहा है, अर्थात अरब सागर की शाखा भी इस तरीके से जा रही है और अरावली पर्वत इसके समानांतर है। लंबवत ना होने के कारण यह समानांतर होता है, इसलिए यह टकराती नहीं, सीधे निकल जाती है। इसीलिए अरावली पर्वत के उत्तर में राजस्थान में थार का जो मरुस्थल है उसका निर्माण होता है। क्योंकि मरुस्थल कहां बनते हैं, जहां पर तापमान बहुत अधिक होता है और जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती, सीधे निकल जाता है और उत्तर भारत में वर्षा कराता है। यहां पर हम यदि बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा यहां टकराती नहीं है, जैसे यहां से होती है तो सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। चूंकि ये बंगाल की खाड़ी में बहुत अधिक लंबा मार्ग तय करती है, इसलिए ये ह्यूमिडिटी की मात्रा अपने अंदर बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर आर्द्रता को बहुत अधिक समाहित कर लेती है। जैसे ये यहाँ पर आपको पता है मेघालय है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ होती हैं, त्रिभुजाकार रूप में ये फैली हुई हैं। और जैसे ही बंगाल की खाड़ी की शाखा मेघालय में प्रवेश करती है तो गारो, खासी और जयंतिया से टकराने के बाद यहाँ पर भारी वर्षा कराती है, 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश यहाँ पर करा देती है। मासिम नाम, जो कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, यहां पर बहुत अधिक वर्षा कराती है। ये होती है बंगाल की खाड़ी की पहली शाखा। उसके बाद जो दूसरी शाखा होती है, चूंकि वह हिमालय को पार तो नहीं कर पाती, यहां पर मालदा गैप है और मालदा गैप से होते हुए ये कहां की ओर चलने लगती है, हिमालय के समानांतर चलते हुए पश्चिम की ओर चलने लगती है। पश्चिम की ओर जैसे ही गंगा के मैदान में जाती है, यहां से अरब सागर की शाखा आ रही होती है और यहां से बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों आपस में टकराती हैं, गंगा के मैदान में वर्षा कराती हैं और टकराकर उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश साइड बारिश कराती है। क्लियर हुआ वर्षा ऋतु की क्रियाविधि की वर्षा ऋतु में किस तरीके से वर्षा होती है। ध्यान रखना, ये जो मानसून आ रहा है उसे कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश कर रहा है।
यही मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि मई जून में ITC-Z कर्क रेखा पर स्थित हो जाती है, जिस कारण उत्तर भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने से जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिससे प्रबल निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा का आगमन होता है। मानसून प्रस्फोट, जैसे ही केरल के तट से टकराता है मानसून अचानक वर्षा कराने लगता है, उसे ही क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फोट। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी घाट पर टकराकर एकाएक बारिश कराता है। कैसा कराता है? एकाएक बारिश कराता है, और इसी घटना को कहा जाता है मानसून प्रस्फोट। मानसून विच्छेद क्या होता है या मानसून का टूटना क्या होता है? देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद मान लीजिए वर्षा हुई, 4 दिन 8 दिन 10 दिन वर्षा हुई, उसके बाद हफ्ते भर या 15-20 दिन के लिए मानसून वर्षा होना बंद हो जाती है। ये बीच में लगातार वर्षा होने के बाद अचानक से रुक जाती है, तो उस रुके हुए स्थान को या रुके हुए समय को मानसून का विच्छेद या मानसून का टूटना कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद कुछ दिनों या सप्ताह तक वर्षा का ना होना मानसून का विच्छेद कहलाता है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्षा ऋतु का मानसून है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है जो कि यहाँ से प्रवेश कर रहा है। ऐसे ही प्रवेश करता है तो ये अरब सागर की शाखा बन जाती है और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा बन जाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं शरद ऋतु में मानसून की क्रियाविधि को। शरद ऋतु में क्या होता है? शरद ऋतु सबसे पहले समय देख लेते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। अक्टूबर से दिसंबर में होता क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि दिसंबर के टाइम 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ आ जाता है? मकर रेखा पर आता है। अक्टूबर से सितंबर 23 सितंबर को कहाँ रहता है? विषुवत रेखा पर रहता है। विषुवत रेखा से धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। जब विषुवत रेखा से नीचे की ओर सूर्य जा रहा होता है तो ऊपर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है। भारत में जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ प्रेशर क्या बन जाएगा? प्रेशर उच्च हो जाएगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। और पवनें कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। तो पवनें उत्तर पूर्व, ये दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगी। नहीं, ये जैसे पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो ये वाली जो दिशा है वो क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी। तो यहां से पवनें दक्षिण की ओर चलने लगती हैं। कहां से चलेंगी? दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी। कहां से कहां की ओर चलेंगी? दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगी। चूंकि पवनें जैसे ही दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं उत्तर पूर्व से, तो यहां तो स्थलीय भाग है, गर्म होती हैं, लेकिन स्थलीय भाग पड़ने के कारण शुष्क बनी रहती हैं, इनके पास पानी नहीं होता है। लेकिन यही पवनें जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं तो यह जो गर्म होती हैं वह क्या कर लेती हैं? यहां से बहुत अधिक मात्रा में जल को अवशोषित कर लेती हैं, अपने अंदर आर्द्रता की मात्रा को अवशोषित कर लेती हैं, बना लेती हैं। और जैसे ही यह है कि मालाबार के तट से कोरोमंडल के तट से टकराती हैं या तमिलनाडु के तट से टकराती हैं तो यहां पर भारी मात्रा में वर्षा कराती हैं। अर्थात पूछा जाए कि तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल के तट पर वर्षा कब होती है तो वह शरद ऋतु में होती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है लौटता हुआ मानसून, क्योंकि जब मानसून वहां पर जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो वो पवनें लौटती भी हैं, इसलिए इसे कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा कब होती है और कहां पर होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हुई किसकी क्रियाविधि? शरद ऋतु में मानसून की क्रियाविधि। समझ लेते हैं हम थ्योरी में। सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिससे पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। लौटता हुआ मानसून किसे कहेंगे? नवंबर दिसंबर माह में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा वर्षा होती है, जिससे इस मानसून को लौटता हुआ या लौटना धीरे धीरे होता है। इसे मानसून का निवर्तन काल भी कहा जाता है। ये शब्द आप ध्यान रखना, मानसून का निवर्तन क्या कहलाता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है, जब उत्तर पूर्वी मानसून वापस लौटता है तो यह धीरे धीरे लौटता है, धीरे धीरे वर्षा कराता है, इसे ही कहा जाता है मानसून का निवर्तन। बादल का फटना या मेघ प्रस्फोट क्या कहलाता है? देखिए, ग्रीष्म काल में पर्वतीय भागों पर दो तरफ से ऊपर चढ़ने वाली हवाओं की टकराहट पहाड़ के ऊपर होने से तीव्र आवाज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। समझिएगा, मान लीजिए कोई पर्वत है,
पर्वत में दोनों ओर से, यहां से भी कोई पवनें चल रही हैं, यहां से भी पवनें चल रही हैं, और जैसे ही ये ऊपर जाके टकराती हैं, टकराने के कारण ऊपर चूंकि बादल होते हैं, दो ओर से हवाएं टकराती हैं, और टकराने के द्वारा क्या हो जाते हैं, बादल में जो ह्यूमिडिटी की मात्रा है वो तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये जो जो पानी बनने का पॉइंट होता है, ठीक है, जो बूंद बनने का समय होता है उसमें तीव्रता हो जाती है। जो बादल होते हैं उसमें संघनन की क्रिया बहुत तीव्र मात्रा में हो जाती है, और जैसे ही संघनन की क्रिया बहुत तीव्र हो जाती है तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अचानक कम समय में बहुत अधिक मात्रा में पानी गिरने लगता है, जिसे ही बादल का फटना या मेघ प्रकोष्ठ कहा जाता है। ये आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आप हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्रों में देखते हैं कि यहाँ पर बादल फटने की घटना बहुत अधिक मात्रा में होती है। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में इसी घटना को क्या कहा जाता है, पणगोला कहा जाता है। आपसे 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है पणगोला, तो आपको पता होना चाहिए कि बादल के फटने या मेघ प्रकोष्ठ को ही हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, पणगोला कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, कि आखिर भारतीय मानसून को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अर्थात कौन से कारक हैं जो भारतीय मानसून को या तो बढ़ावा देते हैं या उसे हतोत्साहित करते हैं भारत में वर्षा कराने में। पहला होता है एल निनो या अल निनो। ध्यान रखना, 2 शब्द होते हैं, एल निनो भी कभी कभी लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं पे आपको अल निनो भी लिखा हुआ मिल जाता है। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको थ्योरी के रूप में बता दूंगा। देखिए, आपने दक्षिण अमेरिका का चित्र तो देखा होगा, इस तरीके से है ना। यहां पर कौन सा महासागर आ जाता है, प्रशांत महासागर आ जाता है। आपने देखा होगा प्रशांत महासागर की यहां पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। यहां पर देखते हैं आप तो आपका चीन वाला क्षेत्र, जापान वाला क्षेत्र आ जाता है, और यहां पर आपका क्या आ जाता है, भारत आ जाता है। इसी तरीके से चित्र होता है। तो कुछ क्या होती हैं, पवनें होती हैं, है ना, कुछ जलधाराएं होती हैं। जलधाराएं कैसी होती हैं, ये गर्म जलधाराएं होती हैं जो कि पेरू के तट पर जन्म लेती हैं। यहां पर जन्म लेती हैं, पेरू आता है, पेरू के तट पे ये गर्म जलधाराएं जन्म लेती हैं। चूंकि ये क्या होती हैं, टेम्परेचर इनका क्या होता है, हाई होता है, इसलिए प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जब ये जलधाराएं कभी आकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट या प्रशांत महासागर के यहां पर आती हैं तो यहां के जल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। जैसे यहाँ के जल को गर्म कर देती हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बहुत कम हो जाता है। और चूंकि भारत में भी क्या होता है, इस समय पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, यहाँ पर मानसून आने वाला होता है। और जब व्यापारिक पवनें इस तरीके से जा रही होती हैं, और हमारे भारत में जब प्रेशर कम होता है तो व्यापारिक पवनों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन जब कभी यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा कम हो जाता है तो यह इस मानसूनी पवनों को भारत में ना जाकर अपनी ओर खींच लेती हैं और प्रशांत महासागर के इस वाले क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कराती हैं। समझ में आया? तो ये क्या कराती हैं, भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कौन सी, एल निनो या अल निनो। कैसी होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं, निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित करती हैं। कहां जन्म लेती हैं, तो पेरू के तट पर जन्म लेती हैं। कहां पर प्रभाव डालती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में डालती हैं या प्रशांत महासागर में डालती हैं। ध्यान रखना, ये हिंद महासागर के उत्तर में भी अपना प्रभाव डालती हैं। समझ में आया, एल निनो अल निनो। चलिए अब मैं आपको थ्योरी में इसको समझा देता हूं। प्रश्न पूछा जाता है कि एल निनो या अल निनो भारत पर कैसा, भारतीय मानसून पर कैसा प्रभाव डालती हैं, तो ध्यान रखना नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जो अल निनो या एल निनो है, यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। यह पेरू के तट पर सुव्यवस्थित या स्थिर मार्ग का अनुसरण करने वाली कैसी जलधाराएं होती हैं, गर्म जलधाराएं होती हैं। तापमान इनका बहुत ज्यादा होता है। ये जलधाराएं जब पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रशांत महासागर के जल को गर्म कर निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित करती हैं। अभी बताया था मैंने कि ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आकर प्रशांत महासागर के जल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। और जब वहां का जल गर्म हो जाता है तो वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब कभी इसका विस्तार हिंद महासागर के पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्रों में होता है, ध्यान रखना ये प्रभाव उधर डालती हैं, लेकिन हिंद महासागर पे इसका प्रभाव कभी कभार 3-4 सालों में एक बार पड़ता है। तो जब कभी हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी महासागर के पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्रों में इसका प्रभाव होता है तो यह निम्न दाब के कारण भारतीय मानसून को अपनी ओर खींच लेता है, और इस कारण से तुलनात्मक रूप में जो भारत में वर्षा होने वाली होती है उतनी वर्षा नहीं हो पाती है और भारत में सूखे की स्थिति आ जाती है। और इसी घटना को चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। यदि भारत में 1987 के सूखे की बात करें तो 1987 में जो भयंकर सूखा आया था, भयंकर सूखे की महामारी पड़ी थी, उसका कारण एल निनो ही था।
एल नीनो समझ में आया? ध्यान रखना, एल नीनो ज्यादा में भी पूछा जा सकता है, कम में भी, 50 शब्दों में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और यह 200 शब्दों में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरीके से इसको तैयार करना है। चलिए बात करते हैं ला नीनो। ला नीनो बहुत छोटी सी शब्दावली है। ला नीनो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है छोटी बच्ची। ला नीनो भी पेरू के तट पर ही जन्म लेती हैं। ये भी जलधारा है, लेकिन यह गर्म जलधारा ना होकर ठंडी जलधारा होती हैं, और प्रभाव इनका एल नीनो के विपरीत होता है, अर्थात यह मानसून को क्या करती हैं? धक्का देती हैं। कैसे देती हैं समझा देता हूं। याद करिए, अल नीनो को मैंने बताया था कि पूर्वी तट पर गर्म जलधाराएं होती हैं, उसके विपरीत मान लो कि ये ठंडी जलधाराएं होती हैं। ये जब पूर्व की ओर आती हैं, पश्चिम की ओर चलती हैं और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में प्रशांत महासागर में वहां के जल को क्या कर देंगी? ठंडी होंगी, तो जल को बहुत ठंडा कर देंगी, तो यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये मानसून को क्या अपनी ओर आकर्षित करेंगी? नहीं, ये मानसून को धक्का देती हैं, और भारत में मानसून आने की जो दर होती है, जितनी भी होने वाली होती है, ला नीनो के कारण वह दर बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाती है, और मानसून अचानक आता है और बहुत ज्यादा वर्षा कराता है। यह पेरू के तट पर चलने वाली ठंडी जलधाराएं होती हैं, जो एल नीनो के विपरीत प्रशांत महासागर के तापमान को गिरा देती हैं, जिससे इस क्षेत्र में उच्च दाब स्थिति उत्पन्न हो जाता, उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप यह भारतीय मानसून पर इसका कैसा प्रभाव होता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम मैंने बताया था क्षोभ मंडल की उत्तरी सीमा पर चलने वाली बहुत तीव्र पवनें होती हैं, जो कि पछुआ पवनों का ही अनुसरण करती हैं। इनकी यदि हम गति की बात करते हैं तो 150 से 350 किलोमीटर पर आवर होती है। यह है शीत ऋतु में क्या करती है? शीत ऋतु में जब भूमध्य सागर में चक्रवात उठ रहे होते हैं तो उन चक्रवातों के जल को अपने साथ लाती हैं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, और ये लाकर हिमालय पर्वत से टकराकर भारत के उत्तरी भाग में क्या कराती हैं? वर्षा कराती हैं, अर्थात जेट स्ट्रीम वर्षा कराने में सहायक होती हैं। बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? जहां पर भी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा और मकर रेखा से इस तरीके से कुछ पवनें चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें कहा जाता है। और ये व्यापारिक पवनें जहां भी टकराती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है ITCZ, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र होता है वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो जहां कहीं भी उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है वहां पर भारी वर्षा होती है, क्योंकि यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। आपको पता है कि कर्क जो विषुवत रेखा होती है यहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है, सूर्य के अनुसार ही चलती है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो ITCZ भी उत्तरायण होने लगती है, और 21 जून वर्षा ऋतु के टाइम पर ये आकर कहां पर स्थायी हो जाती है? कर्क रेखा पर स्थित हो जाती है। चूंकि कर्क रेखा पर स्थित हो जाती है तो यहां पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, और भारतीय मानसून किसकी ओर आकर्षित हो जाता है? भारत की ओर आकर्षित हो जाता है। तो यह विषुवत वृत्त पर निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, जिससे तापमान बढ़ने पर इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। क्लियर हुआ? मानसूनी गर्त जुलाई के महीने में 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदानों में जब ITCZ स्थित हो जाता है तो उसे मानसूनी गर्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, और जब उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है तो वह मानसून को बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ललायत करने लगता है, अर्थात मानसून वहां पर बहुत तीव्र गति से आता है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है मानसूनी गर्त। सोमालिया की धारा की बात करें तो जब आप दक्षिण अमेरिका का चित्र इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर सोमालिया है, यहाँ पर कुछ जलधाराएं चलती हैं। उन जलधाराएं कैसी होती हैं? ठंडी जलधाराएं होती हैं, और उन जलधाराओं को कहा जाता है क्या? सोमालिया की धारा। और चूंकि ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती हैं, ठंडी होती हैं, और भारत के पश्चिम में स्थित अरब सागर में तापमान को गिरा देती हैं। जब वहां पर तापमान गिर जाएगा तो वहां पर दाब कैसा हो जाएगा? दाब उच्च हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दाब उच्च हो जाएगा, और मानसून को सकारात्मक प्रभाव ये डालती हैं, मानसून को आकर्षित करती हैं भारत की ओर। तो ये क्या है? ये भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वर्षा का वितरण समझेंगे कि आखिर भारत में वर्षा का वितरण किस तरीके से है। साथ ही साथ भारत में ऋतुओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके नए सिलेबस में ऋतुओं को अलग से जोड़ा गया है कि भारत में आने वाली ऋतुएं, तो उनका भी अध्ययन हम अगले वीडियो में वर्षा के वितरण के साथ ही करेंगे। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।